कहानी की शुरुआत में चिंचिंग नाम की लड़की किसी से बचकर भाग रही थी। वो कहती है कि शवये, अब तुम ये मत कहना कि मैं प्राइम मिनिस्टर की डॉटर और होने वाली क्वीन हूँ। कि तभी ही वो नीचे गिरने लगती है और कहानी हमें शुरुआत से बताई जाती है। कहानी की फीमेल लीड हमसे कहती है कि मैं चिंचिंग फॉरेंसिक स्टूडेंट हूँ, पर जब से मैं शवये से मिली हूँ तब से ही मैं एक स्क्रिप्ट ट्रैवलर बन गई हूँ। मैं अलग अलग कहानियों में जाकर कैरेक्टर्स को उसके गोल अचीव करने में उनकी मदद करती हूँ। तभी ही उसके पास से शवये आती है। वेल, शवये एक सिस्टम है। शवये उसे कहती है कि एक अननोन स्क्रिप्ट में एक कैरेक्टर फंस गया है, तुम्हें जल्दी जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। तो चिंचिंग कहती है कि कैरेक्टर कैसा है? तो शवये कहती है कि ब्यूटीफुल, क्यूट, ओबीडियंट, जेंटल, प्राइम मिनिस्टर की बेटी और होने वाली क्वीन। चिंचिंग सोचती है कि अब मैं क्वीन का रोल करने वाली हूँ तो बहुत ही मजा आएगा, पर फिलहाल वो नीचे गिर रही थी। बैक टू द स्टोरी। एम्परर चिंचिंग को मारकर बेहोश कर देता है और एम्परर ही हमारी इस कहानी का मेन लीड है। पर जब उसकी आंखें खुलती है तो वो जेल में बंद थी। शवये उसे कहती है कि एम्परर तुमसे शादी करना चाहते थे, पर जब उसने डिग्री लेकर अपने किसी यूनुक को भेजा तो उस यूनुक की लाश तुम्हारे घर में मिली। अब यूनुक की मौत का सारा शक तुम्हारी फैमिली चाओ फैमिली पर जा रहा है, इसलिए एम्परर ने तुम्हारी पूरी फैमिली और तुम्हें अरेस्ट कर लिया है। तभी ही वहाँ पर सैनिक एक बंदी को लेकर आ रहे थे। वो बंदा एम्परर को गालियां दे रहा था क्योंकि एम्परर ने उसे काफी बेरहमी से मारा था। ये नजारा देखकर चिंचिंग कहती है कि मुझे यहाँ पर एक पल भी नहीं रुकना है। पर शवये वो कहती है कि उस ट्रैवलर की वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। इतना कहकर वो गायब हो जाती है। तभी ही चिंचिंग के सामने एक बंदा आता है। वो उसे कहती है कि तुम क्या मुझे बचाने आए हो, पर वो बंदा उसे तलवार मार देता है। चिंचिंग कहती है कि ये कैसा बेकार सा स्टोरी प्लॉट है, पर वो मरकर वापस से जिंदा हो जाती है। तभी ही वो बंदा फिर से आता है और फिर से चिंचिंग को मारकर चला जाता है। चिंचिंग दोबारा जिंदा होकर अपने दिमागी घोड़े दौड़ाने लगती है। जब वो बंदा तीसरी बार उस पर हमला करने के लिए आता है तो वो कहती है कि रुको, मैं होने वाली क्वीन हूँ, तो तुम्हें क्या डर नहीं लगता कि मेरे मरने के बाद एम्परर तुम्हें सजा देंगे? वो हमलावर कहता है कि इससे तुम्हें क्या? तो चिंचिंग कहती है कि बाहर बारिश हो रही है पर तुम भीगे हुए बिल्कुल भी नहीं लगते, इसका मतलब ये है कि तुम इसी जेल के कोई सैनिक हो। वो बंदा चिंचिंग को एरो मारकर कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बोलती हो। फिर से चिंचिंग जिंदा हो जाती है एंड चौथी बार ये सीन रिपीट होने जा रहा था। तो वो कहती है कि कमीने तू फिर से आ गया। तो वो लड़का कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा नाम सियानरेन है? दरअसल में चाइनीज में सियानरेन का मतलब कमीना होता है। आपको शायद पता होगा कि चाइनीज में एक ही शब्द के चार चार मतलब होते हैं। चिंचिंग कहती है कि अच्छा, तो तुम्हारा नाम कमीना है। कि तभी ही वहाँ पर एम्परर आता है। वो कहता है कि तुम्हें इसकी आइडेंटिटी के बारे में कैसे पता चला? चिंचिंग उसे कहती है कि तुम हो कौन और तुमने मुझे मारने के लिए इस कमीने को भेजा? एम्परर सोचता है कि क्या इसे पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। वो कहता है कि मैं सीक्रेट ऑपरेशन डिपार्टमेंट का हेड हूँ और मेरा नाम यूजिन है। चिंचिंग कहती है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार सकते हो। वो कहता है कि क्या तुम्हें बाहर नहीं आना है? वो कहती है कि क्या तुम मुझे बाहर निकालने वाले हो? वो कहता है कि नहीं। चिंचिंग कहती है कि फिर ऐसा सवाल पूछा ही क्यों? देखो, तुम अभी प्राइम मिनिस्टर के केस को सॉल्व कर रहे हो, तो मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगी, तो बदले में तुम मुझे बाहर जाने देना। ये सुनकर एम्परर मान जाता है। अगले सीन में वो सभी लोग चैम्बर में होते हैं। चिंचिंग कहती है कि तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे कपड़े दिए हैं, ये काफी कंफर्टेबल है। तभी ही वहाँ पर एक सर्वेंट चाय देने के लिए आता है। उसने चिंचिंग जैसे ही कपड़े पहने थे। तो चिंचिंग कहती है कि तुम्हारे पास कितने सारे कपड़े हैं, पर फिर भी तुमने मुझे नौकरों के कपड़े दिए। वो कहता है कि तुम्हारी आइडेंटिटी अभी क्लियर नहीं है, तो तुम्हारे लिए यही सही रहेगा। अगले सीन में वो सभी लोग उसी यूनुक की लाश को एग्जामिन करने के लिए जाते हैं जिसकी मौत चिंचिंग के घर पे हुई थी। चिंचिंग उस लाश का एग्जामिन करने के बाद उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार करके एम्परर को देती है। एम्परर ये देखकर उसे पूछता है कि तुम तो बस एक प्राइम मिनिस्टर की बेटी हो,
तुम्हें ये सब कुछ भी आता है? तो वो कहती है कि मैंने एक मेडिकल बुक में पढ़ा था। आगे वो सभी लोग दीवार कूदकर चाव फैमिली के घर पर जाते हैं, पर बेचारी चिंचिंग दीवार पर ही अटक जाती है और खुद को वहाँ से छुड़ाने के चक्कर में बेचारी मुंह के बल आकर गिरती है। वो सोचती है कि ऐसे मौके पर तो हीरो हीरोइन की मदद करता है, पर इस कहानी में तो सब कुछ उल्टा पुल्टा ही जा रहा है। एम्परर चिंचिंग से कहता है कि ये घर तुम्हारा है तो तुम ही हमें लीड करोगी। अगले सीन में वो सभी लोग लेक के पास पहुंच जाते हैं जहां पर उस यूनुक की लाश मिली थी। जियानरैन कहता है कि लोग बातें कर रहे थे कि लाश हवा में उड़ रही थी। क्या ऐसा होना पॉसिबल है? चिंचिंग देखती है कि पेड़ की कुछ डाली टूटी हुई है, तो वो कहती है कि बॉडी पेड़ से लटकाई गई थी, अंधेरे के कारण रस्सी नहीं दिख रही थी, इसलिए सबको ऐसा लगा कि लाश हवा में उड़ रही है। चिंचिंग कहती है कि वैसे चाव फैमिली किसी का मर्डर करने के बाद उसकी लाश को अपने ही घर में क्यों रखेगी? तो दिखने से ही लग रहा है कि ये चाव फैमिली को फंसाने की सरासर साजिश है। और एम्परर को जब यूनुक की मौत के बारे में पता लगा तो उसने बिना किसी इंटेरोगेशन के चाव फैमिली को सीधा अरेस्ट क्यों कर लिया? एम्परर को ये सुनकर गुस्सा आता है, वो उसे घूरने लगता है। तो चिंचिंग सोचती है कि ये मुझे इस तरह से क्यों देख रहा है। एम्परर कहता है कि 16 साल पहले एम्परर के जन्म देने वाली माँ की मौत भी कुछ इस तरह से ही हुई थी। तुम जानती हो कि पूरे नगर में कौन सी अफवाह फैली थी? वो कहती है कि मुझे ये बात कैसे पता होगी? तो वो कहता है कि लोग बातें कर रहे थे कि ये किसी डीमन का काम है। उसके बाद मेरी डिग्निटी चली गई, लोग मुझ पर हंसने लगे। जिसने भी ये मर्डर किया उसका बस यही मकसद था कि वो मुझे नीचा दिखाए। चिंचिंग कहती है कि मैं समझ गई, ऐसे रूमर ज्यादा ना फैले, इसलिए एम्परर ने चाव फैमिली को अरेस्ट कर लिया। पर मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं, ये किसी डीमन का काम नहीं है बल्कि इंसान का है, बस हमें उस मर्डरर के बारे में कुछ पता नहीं है। आगे वो दोनों ही ये सारा सीन रिवाइज करते हैं कि उस यूनुक की मौत कैसे हुई होगी कि तभी ही उन पर हमला हो जाता है। चिंचिंग को बचाने के चक्कर में एम्परर को थोड़ी चोट लगती है, तो जियानरैन कहता है कि आप लोग यहाँ से जाइए, मैं इनको संभाल लूंगा। साइड में आकर चिंचिंग उसे कहती है कि तुम्हें तो चोट लगी है, मैं तुम्हें दवाई लगा देती हूँ। तो वो उसे कहता है कि तुम्हारे पास मेडिकल स्किल क्यों है? पिछले कुछ दिनों से तुम काफी अजीब बर्ताव कर रही हो। वो तुरंत उसके कपड़े निकालकर उसकी बॉडी का निशान देखता है जो कि वहीं पर ही था। तो वो सोचता है कि ये कोई बहरूपिया तो नहीं है, पर फिर ये इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही है? चिंचिंग एम्परर को इतना क्लोज देखकर सोचती है कि शावी ने जिस ट्रैवलर के बारे में बात करी थी, क्या ये वही है? एम्परर चिंचिंग को लेकर इनमें जाने वाला था। अगले ही सीन में चिंचिंग के सामने वो कुछ इस तरह से आ जाता है, दिखने से काफी वाइल्ड लग रहा था। चिंचिंग सोचती है कि आज की रात तो काफी अच्छे से कटेगी, पर तभी ही उसका ये सपना टूट जाता है। वो सोचती है कि ये लड़का ट्रैवलर है कि नहीं, मुझे इस बात का पता लगाना होगा। अगले सीन में वो इनके वेटर को पैसे देकर कहती है कि जब मैं कहूँ कि मुझे 2 कमरे चाहिए तो तुम यही कहना कि हमारे पास सिर्फ एक ही कमरा है। वो वेटर नहीं मानता कि मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ, तो वो उसे घूंसा मारती है। बेचारी को मार खाने के बाद उनको एक कमरा देना ही पड़ता है। अगले सीन में वो दोनों एक ही कमरे में अकेले थे। चिंचिंग से पूछती है कि कल रात तुम मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे थे और आज तुम मुझे बचा रहे हो, तुम आखिर में करना क्या चाहते हो? तो एम्परर उसे कहता है कि स्टेज तैयार हो गया है, बस तुम शो देखने का इंतजार करो। इन दोनों को ऐसा लगता है कि इनके कमरे में कोई जासूस घुस आया है, पर वो तो वेटर था। वो कहता है कि मुझे मत मारो, मैं तो बस यहाँ पर ये कहने आया था कि नहाने का पानी तैयार हो गया है। अगले सीन में एम्परर नहा रहा था। चिंचिंग दूर से ही उस पर नजर रखे हुए थी। वो सोचती है कि आज तो मैं पता लगा ही लूंगी कि ये वही टाइम ट्रैवलर है जिसकी शवी बात कर रही थी। लेकिन जैसे ही वो उसके क्लोज जाती है तो एम्परर अपना मास्क पहनकर उसे पकड़ लेता है। चिंचिंग का हाथ अभी उसकी चेस्ट पर था, तो वो उसे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ बात लेना चाहती हो? चिंचिंग कहती है कि नहीं नहीं। तभी ही उसे थक 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 की आवाज सुनाई देती है, तो वो उसे कहती है कि तुम्हारी हार्ट बीट तो काफी ज्यादा तेज है, क्या मैं तुम्हें अट्रैक्ट कर रही हूँ? ये सुनकर वो उसे बाहर फेंक देता है और अपने कपड़े पहन लेता है। चिंचिंग सोचती है कि एक दिन मैं इसका मास्क निकाल कर ही रहूंगी। अगले सीन में ये दोनों एक ही बेड पर सो रहे थे।
चिंग उठकर एम्परर का मास्क बस निकालने ही वाली थी कि वो उठ जाता है कि तभी ही वहाँ पर जियान रैन आकर कहता है कि जैसा कि आपने कहा था वो मछली जाल में फंस गई है। ये सुनकर एम्परर भागा हुआ ऑफिस जाता है जहाँ पर उसके सामने एक ऑफिशियल कुछ सैनिकों के साथ खड़ा था। वो ऑफिशियल कहता है कि मैंने सुना था कि आप इंजर्ड है, इसीलिए मैं आपको देखने आया कि कहीं कोई हमलावर आकर इस बात का फायदा उठाकर आपको कोई नुकसान ना पहुंचाए। एम्परर उसे कहता है कि तुम एम्प्रेस डाउचर के आदमी हो ना? तो वो ऑफिशियल कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला? तो वो कहता है कि जब से तुमने यहाँ पर काम करना शुरू किया तब से ही। ये सुनकर चिंग सोचती है कि ये यहाँ पर कब से है, तो ये ट्रैवलर नहीं हो सकता। एम्परर उसे कहता है कि तुम अपने आप को सरेंडर कर दो, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। एपिसोड 1 की शुरुआत में एम्परर पर जो हमला हुआ था ये इसी ऑफिशियल ने करवाया था। अब वो ऑफिशियल यहाँ से भागने की कोशिश करता है और ऐसे में ही लड़ाई शुरू हो जाती है, पर इस बार एम्परर उसे काफी बुरी तरीके से हराता है एंड कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अपने आप को सरेंडर कर दो। वो ऑफिशियल कहता है कि मैंने सुना था कि उस हमले में तुम्हें चोट लगी है, पर तुम तो बस चोट लगने का नाटक कर रहे हो। एम्परर कहता है कि तुमने ठीक कहा, मैं बस नाटक ही कर रहा था ताकि मैं तुम्हें पकड़ सकूं। अब जल्दी से बताओ कि रियल कल्प्रिट है कौन, तुम्हारा मास्टर कौन है? वो ऑफिशियल कुछ भी बोल नहीं रहा था, तो वो कहता है कि कहीं वो एम्प्रेस डाउचर तो नहीं है ना? ये सुनकर वो चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मार सकते हो, मुझे मौत से डर नहीं लगता और मैं अपने मास्टर के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। तो ये सुनकर एम्परर कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें मौत से डर नहीं लगता, पर जरा सोचो, तुम्हारी 6 साल की बेटी है, तुम्हारे मरने के बाद उसका क्या होगा? यह सुनकर वो ऑफिशियल थोड़ा ढीला पड़ जाता है। वो बस रियल कल्प्रिट का नाम बताने ही वाला था कि कोई आकर उसे मार डालता है। जियान रैन कहता है कि ये तो मर चुका है, अब हम क्या करें? तो एम्परर कहता है कि इसकी बेटी को सिटी के बाहर भेजो और उसकी अच्छे से केयर करना। चिंग सोचती है कि ये केस तो कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। यहाँ पर एम्प्रेस डाउचर का नाम सामने आया, तो क्या अब मुझे रियल कल्प्रिट को ढूंढने के लिए राजमहल जाना पड़ेगा? एम्परर उसे ऐसे देखकर कहता है कि चिंता मत करो, इतने सबूत चियाओ फैमिली का नाम क्लियर करने के लिए काफी है। यही प्राइम मिनिस्टर चिंग के डैड प्राइम मिनिस्टर के पास एक लड़का खड़ा था, उसका नाम युयांग है। युयांग एक डॉल को देखकर पुरानी बातें सोचता है, जहाँ पर चिंग उसे कह रही थी कि इस सिटी में कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, पर फिर भी तुमने उन सारी को रिजेक्ट कर दिया। युयांग कहता है कि मुझे उन लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, चाहे वो कितनी भी सुंदर हो। चिंग कहती है कि फिर क्या तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट है? ये सुनकर वो स्माइल कर देता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि वो लड़की चिंग फिर से घर से भाग गई, आने दो उसे, मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। युयांग कहता है कि आप चिंता ना करें, चिंग बचपन से ही ऐसी है। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि तुम बचपन से ही चिंग के साथ बड़े हुए हो, इसलिए तुम्हें उसके कैरेक्टर के बारे में पता है। इस दुनिया में मेरे अलावा चिंग का और कोई नहीं है, तो मेरे जाने के बाद तुम उसकी केयर करना। तो युयांग कहता है कि डोंट वरी अंकल, मैं चिंग का ध्यान अच्छे से रखूंगा। अगले दिन चिंग फिर से घर से भाग रही थी। वो सोचती है कि यूजिन अगर ट्रैवलर नहीं है तो फिर ट्रैवलर है कौन? वो घर में सभी को इधर उधर देखने लगती है एंड फिर सोचती है कि अरे, मुझे केस को भी सॉल्व करना है, इसके लिए मुझे राजमहल जाना होगा। वो सीढ़ी लगाकर दीवार से कूदकर घर से भाग रही थी कि तभी ही उसका पैर एक टकले पर पड़ता है। जैसे ही वो नीचे जंप लगाती है तो उसके सामने 3 नमूने खड़े थे। इन तीनों में से एक मंकी किंग सुन वुकोंग जैसा दिख रहा था, तो दूसरा तेंगसेंग मोंग जैसा एंड तीसरा वाला शायद सुअर वाला शैतान होगा। एक बंदा उसे पूछता है कि चिंग कहाँ पर है, तो दूसरा वाला कहता है कि ये तो बस एक मामूली सा नौकर है, इसे क्या पता होगा कि चिंग कहाँ पर है, कौन है। सुन वुकोंग कहता है कि पहले हमें इसे पकड़ लेना चाहिए, फिर हम राजमहल जाएंगे। ये सुनकर वो कहती है कि तुम लोग राजमहल जा रहे हो? ये तीनों कहते हैं कि हाँ। ये सुनकर चिंग अपने ऊपर कपड़ा डालकर कहती है कि मैं किडनैप होने को तैयार हूँ। यहाँ जियान रैन एम्परर के पास आकर कहता है कि उस रात ऑफिशियल का खून जिसने किया था
उस हमलावर का पता लग गया है। अभी वो ब्रॉथल में है। अगले सीन में एम्परर ब्रॉथल में होता है। वो वहाँ के वर्कर से पूछता है कि क्या तुमने रिसेंटली किसी अजनबी को देखा? तो वो लड़की कहती है कि हाँ। इतना कहकर वो उसे चिंचिंग के पास लेकर आती है। चिंचिंग ड्रंक थी और एम्परर ने मास्क नहीं पहना था। तो चिंचिंग उसे देखकर कहती है कि अरे तुम तो वही ट्रैवलर हो। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि ये तीनों नमूने चिंचिंग को लेकर ब्रॉथल में आते हैं। उन नमूनों का मास्टर कहता है कि तुम चिंचिंग हो? तो वो कहती है कि मैं चिंचिंग नहीं हूँ, मैं तो बस एक मामूली सा यूनुक हूँ। वो चिंचिंग तो मुझे भी पसंद नहीं है। पहले मैं काफी स्मार्ट एंड टैलेंटेड यंग मैन हुआ करता था। मैंने 10 सालों तक स्टडी की ताकि मैं अपनी जिंदगी में कुछ कर पाऊँ, पर उस चिंचिंग ने आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसने मुझे इतना टॉर्चर किया कि मैं खाना खाने से डरता था। बिस्तर पर लेटता था तो मुझे नींद भी नहीं आती थी और इसी चक्कर में मेरा नीचे का सामान गायब हो गया और मैं एक मर्द से नामर्द बन गया। ये सुनकर वो मास्टर रोने लगता है। वो कहता है कि तुम तो मुझसे भी ज्यादा दुखी हो। वो चिंचिंग के साथ बैठकर ड्रिंक करने लगता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। विली जो मास्टर है वही ऑफिशियल का मर्डरर है। एम्प्रेस डाउशर के आदमी ब्रॉथल में आने लगते हैं तो जियान रेन उस मर्डरर को लेकर वहाँ से भाग जाता है और एम्परर चिंचिंग को किस करने का नाटक करने लगता है। दूसरी तरफ एम्प्रेस डाउशर के पास एक बंदा आकर कहता है कि बुरी खबर है, च्या फैमिली का केस सॉल्व हो गया है। अब हमें क्या करना चाहिए? तो एम्प्रेस डाउशर कहती है कि अभी कुछ मत करो। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि एम्प्रेस डाउशर के भाई ने एम्परर के सामने बगावत शुरू कर दी थी। तो एक मंत्री कहता है कि आपको उसे देश निकाला की सजा देनी चाहिए। ये सुनकर एम्प्रेस डाउशर तो दुखड़ा रोने लगती है कि मेरे भाई ने गलत किया तो अब तुम मुझे भी गलत समझोगे। ऐसा करो कि तुम मेरे भाई के साथ साथ मुझे भी बाहर कर दो। सभी मंत्री नारे लगाने लगते हैं कि आप एम्प्रेस डाउशर को बाहर नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो आप हमें भी निकाल दीजिए, हमें भी बाहर कर दीजिए। ये सुनकर एम्परर को काफी गुस्सा आता है, पर वो अपने गुस्से को दबाते हुए कहता है कि मैं किसी को कोई सजा नहीं देने वाला और किसी को भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। इससे हमें पता लगता है कि एम्परर तो बस नाम का ही राजा है, बाकी चलती तो इस एम्प्रेस डाउशर की ही है। दूसरी तरफ एक बंदा माफी मांग रहा था कि प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे जाने दो। तो सामने वाला बंदा कहता है कि अगर तुमने चिंचिंग को टच भी किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो कहता है कि हाँ, मैं उसे आगे से टच नहीं करूंगा। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। यहाँ एम्परर को चिंचिंग की क्लोज वाला मोमेंट याद आ रहा था।